इस इमेज को देखें। जब अरब देश और इजराइल के बीच साल 1967 में 6 दिन का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, तब यरूशलेम शहर में जो मुस्लिम क्वार्टर था, ये वाला जिसमें फिलिस्तीनी लोग रहते थे, तो इस युद्ध के दौरान ये इजरायली सैनिक इस मुस्लिम क्वार्टर से सभी फिलिस्तीनी लोगों को भगाकर इस पूरे क्वार्टर को खाली करवाकर इस पर कब्जा कर रहे थे। यह तब की इमेज है। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। अब इस दूसरी इमेज को देखें। एक फेमस तस्वीर है उस युद्ध की, जिसमें ये सभी फिलिस्तीनी लोग हैं जो कई सदियों से पैलेस्टाइन की जमीन पर रह रहे थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने इन फिलिस्तीनी लोगों को जबरन उनकी ही जमीन से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब ये फिलिस्तीनी लोग यहाँ से भाग रहे थे, तब ये तस्वीर ली गई थी। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में भी। असल में इस 6 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने अरब देशों की जिस जिस जमीन पर कब्जा किया था, वहां से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी लोगों को निष्कासित करके उन्हें भगा दिया गया था। दूसरी ओर अरब देशों में जो यहूदी लोग रहते थे, उनकी हालत भी काफी खराब कर दी थी अरब लोगों ने। लेकिन फिर भी इजराइल के लिए यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद इजराइल वो देश बन गया जिसके नाम से बाद में न सिर्फ अरब देश बल्कि पूरी दुनिया खौफ खाने लगी। यानी बहुत कुछ हुआ था इस 6 दिन के युद्ध के दौरान। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको 6 दिन के युद्ध का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि यह युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके अलग अलग कारण क्या थे, इस युद्ध में कौन से देश शामिल हुए थे, इस युद्ध का परिणाम क्या मिला, इस युद्ध का इजराइल और बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी लोगों का क्या हश्र हुआ था, इस दौरान अरब देशों में रहने वाले यहूदी लोगों की क्या हालत हुई थी, यह 6 दिन का पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, इसमें किस देश के कितने सैनिक और कितने आम जनता ने अपनी जान गंवाई थी, और सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो इससे पहले हमने इजराइल फिलिस्तीन विवाद की 3 वीडियो बना दी है, जिसमें इस पहली वीडियो में हमने इजराइल के निर्माण के बाद विनाश और फिर 3000 साल बाद फिर कैसे इजराइल बना था वो जाना था। फिर इस दूसरी वीडियो में इजराइल बनने के तुरंत बाद साल 1948 में अरब देशों का और इजराइल का जो पहला युद्ध हुआ था उसका इतिहास जाना था। और इस तीसरी वीडियो में सुएज कैनाल को लेकर 1956 में दूसरा अरब इजरायली युद्ध जो हुआ था उसका इतिहास जाना था। यानी इजराइल फिलिस्तीन विवाद की इस सीरीज में अब तक हमने 1957 तक का इतिहास जान लिया है। तो इस वीडियो में हम 1957 के बाद का इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। ये ब्लू कलर वाला देश इजराइल है, जिसके चारों ओर अरब देश है। वो सभी उस समय इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे, जिसमें ये इजिप्ट, ये इराक, ये जॉर्डन, ये सीरिया और ये लेबनान मुख्य अरब देश थे। तो जब साल 1948 में यानी जिस दिन इजराइल बना था, उसी दिन इजराइल और अरब देशों का पहला युद्ध जो हुआ था, तब इजराइल जीत गया था। और इजराइल ने इस युद्ध के दौरान यहाँ पैलेस्टाइन से कुछ 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित करके उन्हें यहाँ से भगा दिया था। और पैलेस्टाइन के कई हिस्सों पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इस मैप में आप देख सकते हैं 1948 के युद्ध से पहले यह ब्लू कलर वाला भाग इजराइल था और यह पिंक और ग्रीन कलर वाला भाग पैलेस्टाइन का था। लेकिन युद्ध के बाद ये जो पिंक कलर वाला एरिया है वो पूरा इजराइल ने कब्जा लिया था पैलेस्टाइन से, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने समझौता करवाकर इस युद्ध को समाप्त करवाया। जिस समझौते में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पारित आर्टिकल 194 में यह साफ साफ बताया गया था कि इस युद्ध के दौरान जो 7,50,000 फिलिस्तीनी लोग पलायन कर गए थे, उन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जन्मभूमि पैलेस्टाइन में लौटने का पूरा अधिकार है। लेकिन इजराइल ने इसे बिल्कुल भी नहीं माना। दूसरी ओर ये सभी अरब देश चाहते थे कि इस जमीन से इजराइल का नामो निशान मिटा देना है, लेकिन सामने इजराइल ने उनके ही मुस्लिम लोगों को यानी फिलिस्तीनी लोगों को उनकी ही जमीन से भगा दिया। इस कारण अरब देशों का गुस्सा और बढ़ गया और इन्होंने खासकर इस इजिप्ट ने 1957 में इस सुएज कैनाल को इजराइल के लिए ब्लॉक कर दिया। इस कारण सुएज युद्ध हुआ, जो फिर से यूनाइटेड नेशंस ने समाप्त करवाकर सुएज कैनाल का कंट्रोल ब्रिटेन और फ्रांस से छीनकर हमेशा के लिए इजिप्ट को दे दिया। और इस सुएज कैनाल पर यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सेना बिठा दी 1957 में। यानी 1957 में दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया और समझौता भी हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी की, वो अभी भी सुलझी नहीं थी।
इस कारण इस गाजा पट्टी में रहने वाले और इस वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ जो शरणार्थी फिलिस्तीनी थे उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी तक ये फिलिस्तीनी लोग एकजुट नहीं थे। छोटे छोटे संगठनों में ये लोग बटे हुए थे। इस कारण ये इजराइल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में इजिप्ट में यासिर अराफत ने यह उनकी इमेज है। असल में इनके माता पिता फिलिस्तीनी थे। इस कारण ये भी इजराइल से नाराज थे और इन्होंने साल 1959 में फतह नाम का संगठन बनाया, जिसका काम इजराइल पर गुरिल्ला तकनीक से यानी चोरी छिपे हमला करना था। और इस संगठन ने इसके बाद चुटपुट हमले भी शुरू किए इजराइल पर 1959 के बाद। इसके अलावा इजराइल के और अरब देशों के राजनेताओं का एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगाना और एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां करना भी उस दौर में एक आम बात थी। और इस इजिप्ट में अब्दुल नासिर के उदय के बाद यह न सिर्फ इजिप्ट के बल्कि सभी अरब देशों के लिए एक हीरो बन गए थे। और जब ये अरब रेडियो पर भाषण देते थे तब इन अरब देशों में लाखों लोग इसे सुनते थे और इनकी हर बात का प्रभाव दिखता था। इसके अलावा बाकी अरब देशों के राजनेता और राजा भी अब्दुल नासिर से खौफ खाते थे। इतना दबदबा था इनका उस समय। दूसरी ओर यह समय था कोल्ड वॉर का यानी शीत युद्ध का, जिसमें दुनिया के सभी देश दो गुटों में बटे हुए थे। तो यहाँ पर इजराइल भी अमेरिका की तरफ झुका हुआ था, तो सामने इजिप्ट सोवियत संघ की तरफ झुका हुआ था। इस कारण सोवियत संघ ने 1960 के आसपास सैकड़ों लड़ाकू विमान भी इजिप्ट को दिए थे। तो दूसरी ओर इजराइल ने भी फ्रांस से सैकड़ों लड़ाकू विमान और ब्रिटेन से सैकड़ों टैंक मंगा लिए थे, क्योंकि इजराइल को पता था कि उनके पड़ोसी देश यानी ये सभी अरब देश उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिश में लगे हैं और इसके लिए भविष्य में एक बड़ा युद्ध होने की पूरी संभावना है। इसी कारण तो इजराइल दिन ब दिन खुद को मजबूत करने के लिए कई सैन्य सुधार कर रहा था। तभी तो इस समय जब एक ब्रिटिश सैन्य अफसर इजराइल के दौरे पर आया था तब उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कमान, प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणों और रसद के मामले में इजरायली सेना युद्ध के लिए आज उतनी तैयार है जितनी पहले कभी नहीं थी। जबकि सामने अरब देशों की सेनाओं में कोई सैन्य सुधार नहीं दिख रहे थे। यानी उस समय सैन्य सुधार के मामले में अरब देश इजराइल से बहुत पीछे चल रहे थे, क्योंकि अरब देशों का मानना था कि हम सभी अरब देशों की सेना एक बहुत बड़ी सेना है जो इजराइल को आसानी से हरा देगी। इसी कारण अरब देशों की दिलचस्पी सैन्य सुधार में बहुत कम थी। लेकिन बाद में युद्ध के समय इनकी यही मान्यता इन अरब देशों पर बहुत भारी पड़ जाती है। खैर, तो इसके बाद जो फिलिस्तीनी लोग अभी तक अलग अलग संगठनों में बटे हुए थे, उन सब ने मिलकर 2 जून 1964 के दिन एक संगठन बनाया, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO, जिसके पहले लीडर बने अहमद शुकेरी। यह उनकी इमेज है। असल में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर के करीबी सहयोगी थे। इस कारण तो शुरुआती सालों में यह PLO संगठन एक तरह से इजिप्ट की निगरानी में ही काम करता था। अब यह PLO संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इजराइल पर लड़ाई हमले करके इजराइल का विनाश करना और फिलिस्तीनियों की जमीन पैलेस्टाइन को इजराइल से आज़ाद कराकर जो 7,50,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी थे उन्हें वापस उस आज़ाद पैलेस्टाइन में बसाना, यह इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। यानी अब अरब देशों के द्वारा 2 ऐसे संगठन बन गए जो कभी भी इजराइल पर गुरिल्ला तकनीक से हमला करने के लिए तैयार थे। एक तो ये फतह संगठन जो 1959 में बना था, जो बहुत छोटा था, और दूसरा है PLO जो कि बहुत बड़ा संगठन था। और 1964 के बाद तो अरब देशों ने तय कर लिया था कि अगले 2-3 सालों में इजराइल का नामो निशान मिटा देना है। इस कारण तो इसके बाद PLO की सेना धीरे धीरे इजरायली बॉर्डर पर तैनात होने लगी। कहाँ पर? तो इसमें आप देख सकते हैं, ये सीरिया है, तो PLO के कई लड़ाके इस बॉर्डर पर तैनात हो गए। और ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में भी कई PLO के लड़ाके तैनात हो गए थे 1965 में। फिर जनवरी 1965 के बाद इन लड़ाकों ने इजराइल पर छुटपुट हमले शुरू किए, लेकिन सामने इजराइल की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं था। वो बस देख रहा था कि ये हमले कहाँ से हो रहे हैं। फिर साल 1966 में PLO ने हमलों की तादाद बढ़ा दी और इस साल फरवरी में PLO के लड़ाकों ने इजराइल के मछुआरों और किसानों पर कई हमले किए। और जून 1966 में PLO के जो लड़ाके सीरिया में थे, इन्होंने इजराइल पर बमबारी करने की भी कोशिश की, लेकिन इजराइल ने इनके लड़ाकू विमान को मार गिराया। यानी अब PLO के द्वारा जैसे जैसे हमले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इजराइल भी सतर्क होने लगा था और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमले भी करता था।
लेकिन इजराइल की जमीन पर ही। इजरायली सेना अभी तक बॉर्डर पार करके किसी भी अरब देश पर हमला करने नहीं गई थी। फिर इसके बाद 4 नवंबर 1966 के दिन इस इजिप्ट और सीरिया के बीच एक युद्ध समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि अगर कोई सीरिया पर हमला करेगा तो इजिप्ट उसकी मदद के लिए आएगा, या फिर कोई इजिप्ट पर हमला करेगा तो सीरिया उसकी मदद के लिए आएगा। और एक ऐसा ही युद्ध समझौता इजिप्ट और इस जॉर्डन के बीच भी हुआ, युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करने का। इसमें आप देख सकते हैं, यह उस समझौते के दौरान ली गई तस्वीर है। यह जॉर्डन के राजा और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर है। तो अरब देशों के बीच इन आपसी समझौतों के बाद इजराइल पर हमलों की संख्या और बढ़ गई और 1966 के आखिरी दिनों में PLO लड़ाकों ने इजराइल पर 11 गुरिल्ला हमले किए, और ये सभी हमले इस बार इस जॉर्डन से किए गए थे, जिसमें इजराइल के 7 लोग और 3 सैनिक मारे गए। तो इसके बाद इजराइल के पास 2 ही रास्ते थे। पहला यह कि इजराइल चुपचाप PLO के हमलों को सहन करे, या दूसरा यह कि इजराइल जवाबी हमला करे। अब इजराइल के स्वभाव को पूरी दुनिया जानती है कि मौत के बदले मौत। हमला करने वालों को माफ करना इजराइल के स्वभाव में नहीं है। इस कारण इस हमले के 2 दिन बाद ही इस वेस्ट बैंक में एक सामू नाम का गांव था, जहां से फतह संगठन के लड़ाके बार बार हमले कर रहे थे। उस गांव पर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसे द सामू इंसिडेंट या बैटल ऑफ सामू के नाम से जाना जाता है। यह उस गांव की इमेज है जिस पर इजरायली सेना ने हमला किया, और इसमें फतह के 15 लड़ाके और इस गांव के 3 लोग मारे गए। अब इस वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कंट्रोल था, तो ऐसा लग रहा था कि इस हमले के बाद जॉर्डन जवाबी हमला करेगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन जॉर्डन ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। इस कारण कुछ दिनों तक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन यह शांति बस एक सपने की तरह थी, क्योंकि इसके बाद साल 1967 में जनवरी से अप्रैल के बीच, यानी सिर्फ 4 महीनों में इन फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर 63 बार हमले किए गए। इस कारण इसके बाद जब इजराइल ने सभी हमलावरों का पता ठिकाना लगाया, तो इसमें से ज्यादातर हमले इस सीरिया से हुए थे। इस कारण इजराइल ने सीरिया के उन सभी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सीरिया का 6 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गया। बावजूद इसके अप्रैल 1967 के बाद सीरियाई समर्थकों ने इजराइल पर 14 और हमले किए। यानी इजराइल और अरब देशों के बीच अब माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्दी यह गर्मा गर्मी युद्ध में तब्दील हो जाएगी। और ऊपर से सोवियत संघ ने इस आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि यहाँ मिडिल ईस्ट में भी एक युद्ध शुरू हो। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था और अमेरिका इस वियतनाम के युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ था। तो सोवियत संघ चाहता था कि अगर मिडिल ईस्ट में भी एक युद्ध हो जाए तो अमेरिका को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, यहाँ मिडिल ईस्ट में भी और वियतनाम में भी। और वियतनाम वॉर पर मैंने यह डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। खैर, तो इस कारण यह सोवियत संघ ने इस इजिप्ट को एक झूठी जानकारी दी कि इजराइल अपनी बड़ी सेना यहाँ सीरिया के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, जो 16 मई से 22 मई के बीच इस सीरिया पर आक्रमण करने वाला है। और यही झूठी जानकारी इजिप्ट के साथ साथ सीरियाई लोगों को भी दी गई, और ऊपर से अरब नेताओं ने भी सोवियत संघ की इस झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया। इस कारण इसके बाद इस इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर तुरंत यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी से मिले, जिसमें नासिर के द्वारा मांग की गई कि आपकी जो इमरजेंसी सेना हमारी सुएज कैनाल पर तैनात है 1957 के बाद से, उसे हटा लीजिए, क्योंकि इजराइल के साथ हमारा युद्ध होने वाला है। इस कारण 16 मई 1967 के दिन यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इमरजेंसी सेना को इस सुएज कैनाल से हटा दिया, जिसके बाद 19 मई तक में इजिप्ट ने सुएज कैनाल से होते हुए इस सिनाई प्रायद्वीप में, यानी यहाँ इजराइल और इजिप्ट की बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों की सेना और 550 टैंक तैनात कर दिए। लेकिन सामने इजराइल ने इजिप्ट के इस कदम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कारण अब्दुल नासिर ने इजराइल को और उकसाने के लिए 22 मई के दिन फिर से वही किया जो उन्होंने 1956 में किया था। इसमें आप देख सकते हैं, इजराइल का व्यापारिक जहाज जो तीरान के समुद्री रास्ते से आते जाते थे, उस पर इजिप्ट ने रोक लगा दी और इजरायली जहाजों का आना जाना बंद करवा दिया। और ऊपर से अब्दुल नासिर ने एक बयान भी दिया कि अगर इजराइल हमें युद्ध की धमकी देता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। तो इजिप्ट ने जिस दिन तीरान का समुद्री रास्ता बंद किया, उसके अगले ही दिन इजरायली प्रधानमंत्री लेवी एक्शल ने भी इजरायली सेनाओं को बॉर्डर पर पहुंचने का आदेश दे दिया, जिसके बाद अगले 48 घंटे के अंदर
इजराइल के 2.5 लाख सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। यानी 25 मई तक में इजिप्ट और इजराइल की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई थी, जो बाकी अरब देश भी देख रहे थे। इस कारण इसके बाद इस जॉर्डन ने इजरायली बॉर्डर पर अपने 54,000 सैनिकों को तैनात किया। इस सीरिया ने अपनी इस गोलन हाइट पर 50,000 सैनिकों को तैनात किया। इसी तरह से इस इराक ने, इस लेबनान ने और इस सऊदी अरेबिया ने भी अपनी अपनी सेना इजरायली बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया। यानी इन सभी अरब देशों ने मिलकर एक तरह से इजराइल को चारों ओर से घेर लिया था 29 मई तक में। और ऊपर से अरब देशों के लीडर धमकी भरे बयान प्रचारित करने लगे, जिनमें इराक के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान अरब का बयान था कि इजराइल का अस्तित्व एक एरर है जिसे सुधारा जाना चाहिए। यह हमारे लिए उस अपमान को मिटाने का अवसर है जो अपमान 1948 में हम अरब देशों के साथ हुआ था। इस कारण हमारा लक्ष्य क्लियर है, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। तो ऐसे खुल्लम खुल्ले बयान दे रहे थे अरब देशों के लीडर। तो दूसरी ओर इजराइल ने एक आंख वाले जनरल मोशे डेयन को, यह उनकी इमेज है, इन्हें इजराइल का रक्षा मंत्री बनाया गया, क्योंकि मोशे डेयन वो व्यक्ति थे जो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मोशे डेयन ने तुरंत एक रक्षा कैबिनेट बुलाई, जिसमें उन्होंने इजराइल के राजनेताओं को यह साफ साफ कह दिया कि अगर हम अगले 8-10 दिन तक इंतजार करेंगे तो हमारे हजारों लोग मर चुके होंगे। इस कारण पहला हमला हमें ही कर देना चाहिए, और जहां तक राजनीतिक पहलू का संबंध है वो हम हमले के बाद देख लेंगे। तो इस कारण अगले दिन कैबिनेट ने युद्ध के लिए मंजूरी दे दी मोशे डेयन को कि अब आप जब चाहे तब युद्ध शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपना काम शुरू किया। मोसाद ने अरब देशों की वायुसेना के जितने भी ठिकाने थे उन सब का पता लगाया अपने जासूसों की मदद से, और इन ठिकानों की जानकारी मोशे डेयन को दी गई। और मोशे डेयन को जब यह जानकारी मिली तो इन्होंने बिना कोई देर किए 5 जून 1967 की सुबह अपने सभी पायलटों को बुलाया, और इन सभी पायलटों को अरब देशों की वायुसेना के ठिकानों का टारगेट दिया गया। और इन पायलटों को बताया गया कि इस हमले के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और जब तक में दुश्मनों को इजराइल के हमले के बारे में पता चले तब तक में उनके सभी वायुसेना के ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हो जाने चाहिए। तो इसके बाद इस काम को अंजाम देने के लिए इजराइल ने 5 जून की सुबह ही ऑपरेशन फोकस शुरू कर दिया, जिसके साथ ही अरब और इजराइल के बीच यह तीसरा युद्ध भी शुरू हो गया। तो ऑपरेशन फोकस के तहत सुबह 7:45 पर इजराइल ने अपने 188 लड़ाकू विमानों को एक साथ भेजा, जिसमें से ज्यादातर इस इजिप्ट की ओर गए, क्योंकि अरब देशों में इस इजिप्ट की वायुसेना ही सबसे बड़ी थी, जिसे तबाह करना इजराइल के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि इजिप्ट की वायुसेना अगर पहला हमला करती तो इजराइल के हजारों लोग मारे जाते। इस कारण इजराइल ने पहले हमला करना ठीक समझा। खैर, तो ये ऑपरेशन एक खुफिया ऑपरेशन था। इस कारण इजराइल ने इजिप्ट की रडार सिस्टम से बचने के लिए अपने विमानों को इस भूमध्य सागर से होते हुए इजिप्ट पर हमला करने भेजा। अब इजिप्ट के इस भाग पर उनके जो 13 हवाई अड्डे थे, इसमें जो ग्रीन कलर के निशान है वो इजिप्ट के हवाई अड्डे थे। तो इन पर इजरायली वायुसेना ने भयंकर बमबारी की, और अगले आधे घंटे में यानी सुबह 8:15 तक में इजिप्ट के सभी हवाई अड्डों को तहस महस कर दिया। क्योंकि इस हमले में इजिप्ट के 342 लड़ाकू विमानों में से सिर्फ 4 लड़ाकू विमान ही बचे, बाकी 338 विमान नष्ट हो गए। इसमें आप देख सकते हैं ये विमान है जो जलकर खाक हो गए थे इजरायली हमलों के दौरान, और इसमें इजिप्ट की वायुसेना के 100 से ज्यादा पायलट भी मारे गए। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने इजिप्ट के सभी हवाई अड्डों के रनवे को भी नष्ट कर दिया, ताकि जो विमान बच जाए वो बाद में उड़ान ही ना भर पाए। इसी कारण तो पूरा इजिप्ट आश्चर्यचकित रह गया कि 1 घंटे में ये सब क्या हो गया, और इजिप्ट के सेना के अधिकारी भी ये कहने लगे कि 1 घंटे में हम आधा युद्ध तो हार गए। खैर, तो ऑपरेशन फोकस ने कुछ इस कदर युद्ध की शुरुआत की, और इसमें इजराइल ने भी अपने 19 लड़ाकू विमानों को खो दिया, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को इसमें उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली थी। फिर इसके बाद 8:30 पर इजराइल ने इस जॉर्डन को संदेश भेजा कि अगर जॉर्डन इस युद्ध से दूर रहेगा तो इजराइल जॉर्डन पर एक भी हमला नहीं करेगा। लेकिन जॉर्डन मजबूर था, क्योंकि जॉर्डन का किंग हुसैन को डर था कि अगर जॉर्डन अरब देशों का साथ नहीं देगा तो एक तो अरब देशों में उनकी बेइज्जती होगी, और दूसरा इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर के प्रभाव के कारण जॉर्डन के लोग बगावत करके मेरी सत्ता को हथिया लेंगे। तो इस डर के कारण जॉर्डन ने
इजराइल के संदेश को नजरअंदाज करके इसी दिन सुबह 10 बजे इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं ये जॉर्डन है और ये इजराइल है और ये यरूशलेम है, जो आधा इजराइल में और आधा इस वेस्ट बैंक में है। अब ये वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में थी। इस कारण जॉर्डन ने इस यरूशलेम में यहूदी बस्ती पर 6000 गोले दाग दिए, जिसमें 20 यहूदी लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा यहूदी घायल हो गए। तो इस तरह से जॉर्डन भी इस युद्ध में कूद पड़ा था। तो जॉर्डन को युद्ध में देखकर इस सीरिया ने भी इराक की सेना के साथ मिलकर करीब 12 बजे इजराइल के इस गैलीली भाग पर, यह ऊपर वाला भाग, इस पर सीरिया और इराक ने मिलकर हमला कर दिया और यहाँ के निहत्थे यहूदी लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब दूसरी ओर इजराइल के मना करने के बावजूद भी जॉर्डन इस युद्ध में कूद पड़ा। इस कारण करीब 12:30 के आसपास इजरायली वायुसेना ने जॉर्डन के हवाई अड्डों पर हमला शुरू किया और चंद मिनटों में जॉर्डन के इन तीनों हवाई अड्डों को तहस नहस कर दिया इजराइल ने। जिसके बाद 1 बजे के आसपास इजराइल ने सीरिया के एक लौते हवाई अड्डे पर हमला करके यहाँ पर सीरिया के 2/3 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। लेकिन इसमें इजराइल ने भी अपने 10 विमान खो दिए थे। पर फिर भी युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने दुश्मनों की पूरी वायुसेना को ध्वस्त कर दिया था। यानी एक तरह से मिडिल ईस्ट के आसमान पर अब इजराइल का कब्जा हो गया था। अब इस मैप को देखें। नीचे जमीन पर अरब देशों की सेना इजराइल के बॉर्डर पर चारों तरफ तैनात हो गई थी। तो इस गाजा पट्टी को इजिप्ट से जोड़ने वाला यह रफा शहर इजिप्ट के लिए बहुत जरूरी था। ऐसे में अगर इजराइल इस रफा शहर पर कब्जा कर ले तो यह पूरी गाजा पट्टी इजिप्ट से अलग हो जाएगी और इजराइल को काफी बढ़त मिल जाएगी। तो इस कारण इजरायली सेना ने यहाँ पर हमला किया और कई छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद आखिरकार इजराइल ने इस रफा शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसमें इजराइल के 70 सैनिक शहीद हो गए। दूसरी ओर यरूशलेम में जॉर्डन की सेना ने यरूशलेम के इस गवर्नमेंट हाउस को कब्जा लिया और इसके यहूदी अधिकारियों को बंदी बना लिया। इस कारण इजराइल ने जवाबी हमला करके करीब 3:30 बजे गवर्नमेंट हाउस को आजाद करा लिया और अपने अधिकारियों को छुड़ाकर दूसरी जगह पर उन्हें ट्रांसफर करा लिया। तो पहले दिन यानी 5 जून के दिन कुछ इस तरह से युद्ध चल रहा था। फिर रात के समय इजरायली सेना इस रफा शहर से 2 भागों में बंटकर एक टुकड़ी इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में इस अबू अगेला शहर की तरफ रवाना हुई और दूसरी टुकड़ी जो इस गाजा पट्टी के अंदर गई। इसने 6 जून दोपहर 1 बजे तक में गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इजरायली सेना जो इस अबू अगेला की तरफ गई थी, वहां पर इजिप्ट की सेना से इनकी एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें इजिप्ट के 2000 सैनिक शहीद हो गए तो सामने इजराइल के भी 42 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन आखिर में 6 जून की रात तक में इजराइल ने इस अबू अगेला पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद बिना कोई लड़ाई इजराइल ने इस कुसेमा पर भी कब्जा कर लिया। फिर 7 जून सुबह के समय इजरायली सेना यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते इस कुंदिला और इस अल तमात को कब्जाते हुए दोपहर तक में सिनाई के आखिरी बिंदु पर बचा इस शर्म अल शेख शहर को भी इजरायली सेना कब्जा लेती है और यहाँ पर इजराइल अपना झंडा भी लहरा देता है। ये उस समय की ओरिजिनल इमेज है। इसमें आप इजराइल के फ्लैग को देख सकते हैं। और यहाँ पर इजिप्ट ने इस तेरन स्ट्रेट को बंद करवा दिया था इजराइल के लिए, उसे भी इजराइल ने अब खुलवा लिया था। यानी इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में इजरायली सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सामने इजिप्ट की सेना जवाबी हमले तो कर रही थी, लेकिन इजिप्ट की सेना इजरायली सैनिकों की तरह प्रशिक्षित, लचीली और फुर्तीली नहीं थी। इस कारण वे इजरायली सेना को रोक नहीं पा रहे थे। इसके अलावा सिनाई प्रायद्वीप में इजिप्ट के 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 950 टैंक थे, लेकिन इनकी वायुसेना पहले ही दिन तबाह हो गई थी। और सामने इजराइल क्या करता था, वो अपनी वायुसेना के जरिए पहले इजिप्ट के टैंकों को तबाह कर देता था, जिसके बाद इजरायली सेना और उनके टैंक आसानी से आगे बढ़ते हुए सिनाई प्रायद्वीप के शहर को कब्जा रहे थे। इस कारण इजिप्ट के सेना प्रमुख अब्दुल हकीम आमिर ने इजिप्ट की सेना को आदेश दे दिया कि इजिप्ट की पूरी सेना सिनाई प्रायद्वीप से लौटकर सुएज कैनाल पर तैनात हो जाए। तो इस आदेश के बाद जब इजिप्ट की सेना सिनाई से सुएज कैनाल की तरफ आ रही थी, तब इजरायली सेना लगातार इन पे हमले कर रही थी और जहां पर भी इजिप्ट की सेना के ट्रक या टैंक दिखे, उस पर इजरायली सेना बमबारी कर रही थी। इस कारण इजिप्ट की सेना के कई सैनिक अपनी टुकड़ियों से अलग हो गए और ऊपर से सिनाई प्रायद्वीप एक रेगिस्तानी इलाका है। इस कारण वापस लौटते समय इजिप्ट के कई सैनिक 200 किलोमीटर पैदल चलकर सुएज कैनाल तक पहुंचे थे, लेकिन इनमें से कई सैनिक भूख और प्यास के कारण मारे गए
और ज्यादातर बमबारी में शहीद हो गया। कुल मिलाकर 7 जून तक में इजिप्ट के 10,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। तो इस तरह से अगले 4 दिनों में यानी 8 जून तक में इजरायली सेना ने इजिप्ट के इस पूरे सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। यानी इस तरफ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इजिप्ट बस घुटने टेकने के कगार पर आ गया था। खैर, तो दूसरी ओर जॉर्डन और इजराइल इस यरूशलेम शहर में लड़ रहे थे 5 जून से, जिसमें शुरुआत में जॉर्डन ने गवर्नमेंट हाउस को कब्जा लिया, लेकिन दोपहर के बाद इजराइल ने इसे आजाद करा लिया था। तो इसके बाद रात में इजरायली सेना ने बहुत बड़े लेवल पर जॉर्डन की सेना पर हमले शुरू किया। इसे बैटल ऑफ एम्यूनिशन हिल कहते हैं, जो वेस्ट बैंक में लड़ी गई थी। इस मैप में आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ यरूशलेम से हुई थी, जिसमें शुरुआत में ही इजराइल के कई सेना अधिकारी शहीद हो गए। इस कारण बाद में इजरायली सैनिकों ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया और यह लड़ाई खाइयों और बंकरों में बहुत करीब करीब से लड़ी गई, यानी आमने सामने की लड़ाई। लेकिन 4 घंटे की घमासान लड़ाई के बाद इजराइल ने यरूशलेम शहर को कब्जा लिया। इस लड़ाई में 36 इजरायली और 71 जॉर्डन के सैनिक शहीद हो गए थे। दूसरी ओर जॉर्डन के 600 कमांडो जो वेस्ट बैंक में तैनात थे, इन्होंने इस रामल्लाह के आसपास जो यहूदी बस्तियां थी उसमें घुसपैठ करना शुरू कर दिया। लेकिन इजरायली सेना के जवाबी हमलों के कारण जॉर्डन के 600 कमांडो एक बहुत बड़े खेत में छिप गए और जब इजरायली सेना को इस बारे में पता चला तो इन्होंने इस पूरे खेत को आग लगा दी। इस कारण जॉर्डन के 600 कमांडो में से लगभग 450 कमांडो जलकर खाक हो गए और बाकी जो बच गए वो जॉर्डन भाग गए। यानी 6 जून की रात तक में इजरायली सेना ने इस रामल्ला शहर पर भी कब्जा कर लिया था। फिर 7 जून की सुबह 10 बजे तक में इजरायली सेना ने यरूशलेम के टेम्पल माउंट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। वही टेम्पल माउंट जो यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियंस की एक पवित्र जगह है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये इजरायली सैनिक है और ये पीछे टेम्पल माउंट है। और ये दूसरी तस्वीर इस युद्ध की एक यादगार तस्वीर है। देखने में आपको ये साधारण सी लगती होगी, लेकिन ये पीछे जो दीवार जो यहूदियों के सेकंड टेम्पल की एक लौती दीवार बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और आगे इजरायली सैनिक है। तो लगभग 2000 साल बाद ये जगह इजराइल के कंट्रोल में आई थी। इस कारण तो बाद में यह तस्वीर न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए एक यादगार तस्वीर बन गई। खैर, तो इसके बाद 7 जून के ही दिन इजरायली सेना आगे बढ़ते हुए पहले इस बेथलेहम को कब्जा लेती है और यहाँ से फिर इस हेब्रोन को भी इजरायली सेना अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इसी दिन रात होने से पहले इजरायली सेना ने इस जेरिको शहर को भी कब्जा लिया और अगले दिन 8 जून को इजराइल ने इस वेस्ट बैंक के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और जॉर्डन की पूरी बॉर्डर, ये वाली जो वेस्ट बैंक से जुड़ी हुई थी, उस पूरी बॉर्डर पर अब इजराइल ने कब्जा कर लिया था। यानी अब जॉर्डन भी बस घुटने टेकने के कगार पर आ गया था। खैर, तो अब ऊपर की तरफ यानी इस गैलीली वाले भाग पर 5 जून दोपहर के बाद से ही सीरिया और इराक की सेना ने हमले शुरू कर दिए थे और कभी कभी इनकी वायुसेना इजराइल के इस नेतन्याह शहर पर भी बमबारी करती थी और इनकी पैदल सेना इस गैलीली पर लगातार गोलियां भी चला रही थी और निहत्थे लोगों की जानें ले रही थी। तो इनका यह काम 6 जून के दिन भी जारी रहा और 6 जून शाम के समय यह लेबनान भी इस युद्ध में कूद पड़ा और इसने भी अपनी वायुसेना से इस गैलीली पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इजराइल ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इजराइल ने जगह जगह पर ऐसे बम शेल्टर बना रखे थे। इस कारण जब अरब सेना इजराइल पर हमला कर रही थी तब इजरायली बच्चे और महिलाएं अपने घर छोड़कर ऐसे शेल्टरों में चले गए थे। इस कारण यहाँ के ज्यादातर इजरायली लोग काफी हद तक सुरक्षित थे। अब 5 जून के दिन इजरायली वायुसेना ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला करके सीरिया के 2/3 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। यानी सीरिया की वायुसेना भी काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन जितनी बची थी उससे बार बार इजराइल पर हमला कर रहे थे और 6 जून के दिन इन्होंने 20 इजरायली सैनिकों को और 7 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया। तो इसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने सीरिया के ठिकानों पर हवाई हमला करके सीरिया के कई यूनिटों को तबाह कर दिया और सीरिया के कई टैंकों को भी नष्ट कर दिया, जिस दौरान सीरिया के कई टैंक इस जॉर्डन नदी में भी डूब गए थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन इजराइल यहाँ सीरिया पर बड़े हमले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एक तो सीरिया की सेना में 75,000 सैनिक थे जो यहाँ गोलन हाइट में, जो कि सीरिया का हिस्सा है, उसमें तैनात थे और इनकी कुछ कुछ टुकड़ियां इस गैलीली में घुस गई थी।
ऊपर से यहाँ पर यह गोलन समुद्र, यह जॉर्डन नदी और ये गोलन पहाड़ियाँ है और इस भाग पर अच्छी सड़कें भी नहीं थी, तो इसमें युद्ध लड़ना काफी मुश्किल था। इस कारण इजराइल यह तय नहीं कर पा रहा था कि गोलन हाइट पर हमला करे या ना करे। लेकिन 9 जून की रात 3 बजे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ने सीरिया को कहा कि आप युद्ध विराम कर लो, क्योंकि सोवियत संघ शायद मदद के लिए नहीं आएगा। इस कारण तुरंत सीरिया ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इजराइल के लिए इस सोने पर सुहागा था। इस कारण मोशे डयान ने सीरिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया कि गोलन हाइट को कब्जा लो। इस कारण 9 जून की सुबह 7 बजे इजरायली विमानों ने गोलन हाइट पर हमला करना शुरू किया, जिसमें सीरिया के कई तोपखाने, रॉकेट और हथियारों के गोदामों को काफी नुकसान हुआ और यहाँ रहने वाले सीरियाई लोगों को भी भारी हानि उठानी पड़ी। और यह सब देखने के बाद सीरिया की सेना का मनोबल टूटने लगा और सीरिया की सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी और उनके कई सैनिक यहाँ से भाग निकले। लेकिन अभी भी सीरिया की एक बहुत बड़ी सेना इस गोलन हाइट पर टिकी हुई थी। इस कारण जब इजरायली पैदल सेना इस गोलन हाइट में घुसी तो सीरियाई सेना से इनकी घमासान लड़ाई हुई, जिसमें इजरायल ने अपने कई सैनिकों को खो दिया। बावजूद इसके इजरायली सेना ने आगे बढ़ना जारी रखा और यहाँ फिक्स शहर में किला था, उस पर इजरायल ने कब्जा कर लिया। जिसके बाद इजरायली सेना यहाँ से आगे बढ़ी और 9 जून की रात में कई आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 7 घंटे की लड़ाई के दौरान 31 इजरायली सैनिक जबकि 62 सीरियाई सैनिक शहीद हो गए थे। और इसी रात में इजरायल ने अपनी एक बड़ी सेना इस शेमोना से गोलन में भेजी, जिसने अगले दिन 10 जून दोपहर 3:30 बजे तक में इस कुन्या शहर को कब्जा लिया। यानी अब यहाँ नीचे और ऊपर से इजरायली सेना गोलन में लगातार आगे बढ़ रही थी। इस कारण 10 जून के दिन सीरियाई सेना अपने बंकरों को खाली करके और अपने दस्तावेजों को जलाकर पीछे हटने लगी सीरिया की तरफ। और जब इजरायली सेना गोलन में आगे बढ़ते हुए सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि सीरिया के ज्यादातर बंकर खाली थे, जिसमें उनका एक भी सैनिक मौजूद नहीं था। इस कारण शाम होते होते लगभग पूरी गोलन हाइट इजरायल के कब्जे में थी। तो 10 जून यानी इस युद्ध का 6ठा दिवस था और इन 6 दिनों में इजरायल ने अरब देशों के कई हिस्सों को कब्जा लिया था। इस मैप में आप देख सकते हैं, यह डार्क ब्लू कलर में मुख्य इजरायल है। तो इस तरफ इजरायल ने इस इजिप्ट से यह पूरे सिनाई प्रायद्वीप को कब्जा लिया, जो कि इजरायल के आकार से लगभग डबल था। फिर यह पूरी गाजा पट्टी भी इजरायल के कंट्रोल में थी। इस तरफ जॉर्डन से पूरा वेस्ट बैंक इजरायल ने कब्जा लिया था और ऊपर सीरिया से यह पूरी गोलन हाइट भी इजरायल के कंट्रोल में आ गई थी। यानी इजरायल ने अपने आकार से 3 गुना बड़ा एरिया अरब देशों से कब्जा लिया था, वो भी मात्र 6 दिन में। इस कारण तो अरब देशों ने 10 जून की शाम 6:30 बजे तुरंत युद्ध विराम समझौता करना चाहा, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस के कहने पर इजरायल ने भी यह युद्ध विराम समझौता स्वीकार कर लिया, जिसके साथ ही अरब इजरायल का तीसरा युद्ध यानी 6 दिन का युद्ध खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह से यह 6 दिन का युद्ध हुआ था। अब आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि उस समय इजरायल ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो ये युद्ध जीत गया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इजरायल के पास सिर्फ 800 टैंक थे और सामने अरब देशों के पास टोटल इजरायल से 3 गुना ज्यादा यानी 2500 से ज्यादा टैंक थे। फिर इजरायल के पास 2,64,000 की सेना थी, तो सामने अरब देशों के पास उससे डबल लगभग 5.5 लाख की सेना थी। और इजरायल के पास 300 लड़ाकू विमान थे, तो सामने अरब देशों के पास उससे 3 गुना ज्यादा लड़ाकू विमान थे। लेकिन फिर भी इजरायल ने 6 दिन में अरब देशों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इजरायल के पास बेहतर योजनाएं थी, सेना में देश के लिए प्यार और आत्मविश्वास था, और सबसे जरूरी इजरायली सेना फुर्तीली और मनोबल इनका गजब का था। लेकिन सामने अरब देशों में इन चीजों की थोड़ी सी कमी थी। इस कारण वे ना तो इजरायल को मिटा पाए और ना ही ये युद्ध जीत पाए। खैर, तो अब बात करते हैं कि इस युद्ध का शांति समझौता कैसे हुआ था। तो इस युद्ध विराम के 3 हफ्तों के बाद इजरायल ने सभी अरब देशों को एक ऑफर दी कि अगर आप सभी इजरायल के साथ शांति समझौता कर ले और इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दे दे, तो बदले में इजरायल आपके सभी इलाकों को वापस कर देगा। इस यरूशलेम को छोड़कर सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट आपको वापस दी जाएगी। लेकिन 1 सितंबर 1967 के दिन इस सूडान की राजधानी खार्तूम में
अरब नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अरब नेताओं ने मना करते हुए ऐतिहासिक 3 नो का ऐलान किया कि इजराइल के साथ कोई शांति समझौता नहीं, इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं और इजराइल को कोई मान्यता नहीं। जिसके बाद 22 नवंबर 1967 के दिन यूनाइटेड नेशंस ने भविष्य के लिए एक शांति वार्ता की रूपरेखा तैयार की, जिसे रिजोल्यूशन 242 कहते हैं। यह उसकी इमेज है। तो इसके तहत इजराइल को कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस भविष्य में आपको मान्यता दिलाने की कोशिश करेगा, और अरब देशों को कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस आपके इलाकों को भविष्य में वापस दिलाने की कोशिश करेगा। यानी भविष्य में शांति की उम्मीद के साथ एक बिना हाथ पैर वाला शांति समझौता हुआ, जिसके बाद मिडिल ईस्ट का माहौल थोड़ा सा शांत पड़ा था। फिर इसके बाद बात करते हैं इस युद्ध के परिणामों की। तो 6 दिन के युद्ध का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि इजराइल ने फिर से साबित कर दिया कि वो रणनीतिक हमले करने में बाकी देशों से कितना आगे है, और सामने इजिप्ट और सीरिया ने सबक सीखा कि रणनीतिक हमला कैसे करते हैं। जिसके बाद अरब देश भी अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से पाने की तैयारी करने लगे। इसके अलावा इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया इजराइल की तरफ आकर्षित होने लगी। इस कारण युद्ध से पहले इजराइल की अर्थव्यवस्था जो संकट से जूझ रही थी, वो अब युद्ध के बाद तेजी से दौड़ने लगी थी, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर से पर्यटक आने लगे थे, और ऊपर से इजिप्ट का यह पूरा सिनाई प्रायद्वीप इजराइल के कब्जे में था। तो सिनाई के कुओं से तेल निकालकर इजराइल काफी मुनाफा करने लगा, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था भी काफी फलने फूलने लगी थी। इसके अलावा इस युद्ध का एक धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पहले पूर्वी यरूशलेम, जिसमें टेम्पल माउंट और यहूदियों की पवित्र दीवार या वेस्टर्न वॉल, यह सब जॉर्डन के कंट्रोल में था, और यह जॉर्डन यहूदी लोगों को पूर्वी यरूशलेम में आने नहीं देता था। लेकिन इजराइल ने इस युद्ध में यरूशलेम को जीतकर इजराइल के निर्माण के बाद पहली बार यहूदी लोगों को अपने वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करने का मौका मिला। यानी इस युद्ध के बाद अब यहूदी लोग अब बिना कोई डर अपने पवित्र स्थान पर प्रार्थना कर सकते थे, जो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस कारण तो इसके बाद दुनिया भर के यहूदी लोग अब इजराइल में आने लगे, क्योंकि अब वो अपनी पवित्र जगह पर जा सकते थे। इस कारण इजराइल में पहले जो प्रवासन थोड़ी मात्रा में होता था, वो प्रवासन अब बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा। इसके अलावा ये हेब्रोन शहर, जहाँ यहूदी धर्म के स्थापक पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार की कब्रें हैं, जो यहूदी लोगों की दूसरी सबसे पवित्र जगह है। तो यहाँ 700 सालों के बाद यहूदी लोगों को आने की अनुमति मिली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध से इजराइल को कितना फायदा हुआ था। इसके अलावा इस सोवियत संघ में बहुत बड़ी यहूदी आबादी थी, जिसमें से लाखों यहूदी वापस इजराइल में आना चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ इन यहूदी लोगों को अनुमति नहीं देता था। लेकिन युद्ध के बाद वैश्विक दबाव के कारण सोवियत संघ ने यहूदी लोगों को अनुमति देनी शुरू की। इस कारण इस युद्ध के बाद से 1988 तक में अकेले सोवियत संघ से 1,65,000 यहूदी इजराइल में आ गए थे। फिर इसके बाद बात करते हैं इस युद्ध में किस देश के कितने सैनिक और कितनी आम जनता ने अपनी जान गंवाई थी। तो इस युद्ध में इजराइल की सेना और आम लोगों को मिलाकर कुछ 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और 15 इजरायली सैनिकों को अरब देशों ने बंदी बना लिया था। फिर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के 15,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गया, और 4,338 सैनिकों को इजराइल ने बंदी बना लिया था। फिर इस जॉर्डन के 700 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, और सीरिया के अनुमानित 1,000 से लेकर 2,500 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, और कुछ 591 सीरियाई सैनिकों को इजराइल ने बंदी बना लिया था। इसके अलावा इस गाजा पट्टी में और इस सीरिया में जो यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय थे, जिसमें दुनिया भर के अधिकारी काम करते थे, तो इसमें हमारे भारत के 14 अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनका इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं था। और अब बात करते हैं कि इस युद्ध के दौरान अरब देशों में रहने वाले यहूदी लोगों की क्या हालत हुई थी। तो जब 6 दिन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अरब देशों में, जैसे इस इजिप्ट में, इस यमन में, इस लेबनान में, ट्यूनीशिया, मोरक्को और लीबिया जैसे अरब देशों में अरबी समर्थक भीड़ ने अपने अपने देश के यहूदी इलाकों पर हमला किया और यहूदी सभा स्थलों को भी जला दिया। जैसे इस लीबिया में त्रिपोली में हुए नरसंहार में 18 यहूदियों की मौत हो गई और बाकी यहूदियों को हिरासत में लिया गया था। फिर इजिप्ट के 4,000 यहूदियों में से 800 यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी। फिर इस तरफ सीरिया और इराक में भी प्राचीन यहूदी समुदायों को, जो कई सदियों से यहाँ रहते थे, उन सबको भी इस युद्ध के दौरान नजरबंद करवाया गया
और इनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया और इन पर भयंकर जुर्माना भी लगाया गया। यानी कुल मिलाकर सभी अरब देशों से टोटल 7,000 यहूदियों को निष्कासित करके उन्हें वहां से भगा दिया गया, जिनमें से कई यहूदी लोगों के पास भागते समय सिर्फ एक झोला ही था। तो कुछ ऐसी हालत हुई थी उन यहूदी लोगों की जो उस समय अरब देशों में रहते थे। और आखिर में बात करते हैं कि इस युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी लोगों की क्या हालत हुई थी। तो इस युद्ध के दौरान इजराइल ने जिन जिन फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया था उसमें फिलिस्तीनी लोगों का व्यापक विस्थापन हुआ। जैसे इस वेस्ट बैंक और इस गाजा पट्टी में पहले लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते थे, लेकिन इस युद्ध के कारण इनमें से 2,80,000 से लेकर 3,25,000 फिलिस्तीनी लोग अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो गए। और इनमें से वेस्ट बैंक के ज्यादातर लोग इस जॉर्डन में गए और इस गाजा पट्टी के ज्यादातर लोग इस इजिप्ट में चले गए। इसके अलावा इस गोलन हाइट की बात करें तो यहाँ से भी 1,30,000 सीरियाई लोग भाग गए। अब यह क्लियर नहीं है कि इजरायली सेना द्वारा कितने लोगों को डराया या बाहर निकाला गया और कितने लोग घबराहट और डर के कारण स्वेच्छा से चले गए। लेकिन गोलन हाइट में कुछ कुछ जगह पर इजरायली सैनिक गांव के लोगों को बाहर निकालकर उन्हें भगा रहे थे। ऐसे कई मामले देखे गए थे। इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी कुछ कुछ जगह पर इजरायली सैनिक लाउडस्पीकर में आदेश देते थे कि फिलिस्तीनी लोग आप इस वेस्ट बैंक को छोड़कर जॉर्डन में चले जाओ। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यरूशलेम के मुस्लिम क्वार्टर में इजरायली सैनिक इस क्वार्टर से सभी फिलिस्तीनी लोगों को भगाकर इस पूरे क्वार्टर को खाली करवा रहे थे। यानी कई जगहों पर इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी लोगों को भगाया था, तो बाकी डर के कारण भी भाग निकले थे। लेकिन इजराइल के निर्माण के बाद जितने भी फिलिस्तीनी लोग इजराइल से भागे थे वो आज भी अरब देशों में शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। आज इनकी आबादी करीब 50 लाख के आसपास है। इस कारण जब तक इन शरणार्थियों को लेकर इजराइल और अरब देशों के बीच कोई सहमति नहीं होगी, शायद तब तक इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी खत्म नहीं होगा। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद की यह चौथी वीडियो है। इसमें हमने 1967 तक का इतिहास जाना। तो अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे का इतिहास जानेंगे। खैर, तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में कि तीसरा अरब इजरायली युद्ध यानी 6 दिन का युद्ध कैसे हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।